आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। स्नेह इजी कंसेप्ट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हाँ बच्चों, एक काम ज़रूर कीजिए, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑन रखिएगा ताकि जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूँ आपको तुरंत वीडियो मिल जाए। और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट भी करते रहिएगा ताकि मैं अच्छी अच्छी वीडियो आप लोगों के लिए बनाता रहूं। तो आज जो मैं वीडियो बनाने जा रहा हूं उसका संबंध कक्षा 11 जीव विज्ञान के विद्यार्थियों से है। जैसे कि बताया था कि आपका 30% सिलेबस कम किया गया था, तो जो आपके सिलेबस में उसी को मैं लेकर चल रहा हूँ। तो इसी क्रम में आज आपका जो 4th चैप्टर है आपका एनिमल किंगडम, उसकी शुरुआत मैं करने जा रहा हूँ प्राणी जगत की, क्योंकि 3rd चैप्टर आपके सिलेबस में नहीं है, उसको आपको नहीं पढ़ना है, नहीं रीड करना है। तो सबसे पहले देख लेते, नज़र डाल लेते हैं जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं इस चैप्टर के, जो कि आपके विभिन्न कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के साथ साथ आपके होम एग्जाम्स के लिए भी इम्पॉर्टेंट रहते हैं। तो इन बिंदुओं को आप बच्चों अच्छी तरीके से याद करके रखिएगा ताकि ये अभी आपके होम एग्ज़ाम के अलावा ये आपका जो कंपटीशन के एग्ज़ाम जो होते हैं, बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन होते हैं, उसमें भी ये क्वेश्चंस आते हैं। जैसे नीट का एग्ज़ाम होता है, अन्य एग्ज़ाम होते हैं, उसमें ये क्वेश्चंस आते हैं। चलिए शुरू करते हैं। वर्गीकरण का आधार है, देखा हुआ कि आपने हजारों, लाखों, करोड़ों, अरबों की संख्या में जीव जंतु पाए जाते हैं हमारी धरती पर। इन सबको वर्गीकृत किया गया। क्यों किया गया है? क्यों हम सभी का आसानी से अध्ययन कर सकें। देखा होगा कि अगर हम स्तनधारी वर्ग के किसी एक जंतु का अध्ययन कर लेते हैं तो सारे जंतुओं के विषय में हमें जानकारी प्राप्त हो जाती है। तो इसमें किस किस चीज़ को हम ध्यान रखते हैं? संगठन का स्तर क्या है, अर्थात वो कोशिकाओं का बना हुआ है शरीर या टिश्यूज का बना हुआ है उसमें। फिर सिमेट्री कैसी है उसकी, द्विपार्श्व सममित यानी बायलैटरल सिमेट्री है जंतु की, रेडियल सिमेट्री है कि एसिमेट्रिक है। फिर उसका शरीर जो है कैसा, डिप्लोब्लास्टिक है या टिप्लोब्लास्टिक है, इसको हम देखते हैं, यानी कि द्विपरत का बना हुआ या 3 परत का बना हुआ है। फिर इसमें सीलोम है कि नहीं है, फिर सेगमेंटेशन है कि नहीं है, डार्सल कार्ड जो होता है या नोटोकार्ड भी जिसे बोलते हैं वो प्रेजेंट है कि नहीं। इन सब चीज़ों को ही हम वर्गीकरण का बेस बनाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछा आता है नीट के एग्जाम में भी बहुत आता है। कीप कोशिकाएं पाई जाती हैं, तो कीप कोशिकाएं आपको बता दें, इनको कोएनोसाइट्स भी बोलते हैं। कीप कोशिकाओं को हम कोएनोसाइट्स भी बोलते हैं। ये संघ पोरीफेरा के जंतुओं में पाई जाती हैं, अर्थात जो स्पंज संघ पोरीफेरा में आते हैं उनमें ये कीप कोशिकाएं पाई जाती हैं। नेक्स्ट पॉइंट जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, दंश कोशिकाएं पाई जाती हैं। दंश कोशिकाओं को निमेटोसिस्ट भी कहते हैं अंग्रेजी में। ये संघ सिलेंट्रेटा या निडेरिया के जंतुओं में पाई जाती है। ये भी बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और बहुत ही नीट का एग्जाम में पूछा जाता है, जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन होते हैं उसमें पूछा जाता है। इसको आप याद रखिएगा कि दंश कोशिकाएं किस में पाई जाती हैं, संघ सिलेंट्रेटा या निडेरिया के जंतुओं में पाई जाती हैं। फिर दंश कोशिकाओं का कार्य क्या होता है? इनका कार्य होता है जंतु को सुरक्षा प्रदान करना और शिकार पकड़ने में सहायता करना। इसकी सहायता से ही ये स्टिंग लाइक सेल्स होती है, इसकी सहायता से ही ये जंतुओं को बेहोश करती हैं और भोजन के रूप में प्रयोग करती हैं। फिर 5वां यहाँ पे पॉइंट्स महत्वपूर्ण है, पुनरुत्थान भवन की असीम क्षमता संघ प्लेटीहेल्मिन्थेस के किस जंतु में पाई जाती है? तो संघ प्लेटीहेल्मिन्थेस का एक जंतु प्लेनेरिया होता है, प्लेनेरिया बोलते हैं इसको। इसमें रीजनरेशन की यानी कि अपने जैसे जीवों को उत्पन्न करने की क्षमता की जो दर होती है बहुत ज़्यादा होती है। शरीर का कोई भी पार्ट अगर टूट जाता है, अलग हो जाता है तो नए जंतु को बना देता है, यही को बोलते हैं रीजनरेशन, पुनरुत्थान भवन। फिर ये भी देखिए बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ज्वाला कोशिकाएं पाई जाती हैं किस संघ के जंतुओं में पाई जाती हैं? इनको फ्लेम सेल्स भी बोलते हैं ज्वाला कोशिकाओं को। यही बता दें आपको, संघ प्लेटीहेल्मिन्थेस के जंतुओं में पाई जाती हैं। तो प्लेटीहेल्मिन्थेस मीन्स जो जंतु चपटे होते हैं, जैसे चाहे आपका टेप वर्म जिसे फीताकृमि बोलते हैं, चाहे लिवर फ्लूक या जिसे यकृतकृमि बोलते हैं, इन संघ के जंतुओं में ही ज्वाला कोशिकाएं या फ्लेम सेल्स पाई जाती हैं। इनका काम क्या होता है? ज्वाला कोशिकाओं का काम ये होता है कि ये परासरण नियंत्रण और उत्सर्जन क्रिया में सहायता करती हैं। किसमें सहायता करती हैं? परासरण नियंत्रण और उत्सर्जन क्रिया में सहायता करती हैं। फिर
ये भी क्वेश्चन बहुत अक्सर आता है, ये जीएस में भी आता है विभिन्न कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में, कि सबसे बड़ा संघ कौन सा है, प्राणी जगत का या एनिमल किंगडम का सबसे बड़ा संघ कौन सा है। तो आर्थ्रोपोडा, जिसमें आपके कीड़े मकोड़े आते हैं, इंसेक्ट्स आते हैं, अन्य प्रकार के कीट आते हैं, तो उनको ही संघ आर्थ्रोपोडा में रखा गया और सबसे बड़ा संघ है। देखते होंगे अक्सर आप जब किसी कहीं घूमने आते हैं, किसी बाग में या फार्म में आप मौजूद होते हैं, तो बहुत सारे इंसेक्ट्स आपको दिखाई पड़ते हैं। तो सबसे बड़ा संघ कौन सा हो गया, संघ आर्थ्रोपोडा है, इसको आप लिख लीजिएगा कॉपी पर अपनी। फिर खुला प्रसंचरण तंत्र, खुला ओपन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है। तो संघ आर्थ्रोपोडा के जंतुओं में ही ओपन ब्लड सर्कुलर सिस्टम यानी कि खुला रुधिर प्रसंचरण तंत्र पाया जाता है, संघ आर्थ्रोपोडा के जंतुओं में पाया जाता है। फिर अगला पॉइंट है यहाँ पर, बंद रुधिर प्रसंचरण तंत्र, क्लोज्ड ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है। तो ये संघ एनिलिडा में पाया जाता है, संघ मोलस्का में पाया जाता है। उसके बाद जितने भी संघ हैं सभी में आपको आपके ये क्लोज्ड ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है। यानी कि क्लोज, इसमें क्या होता है कि ब्लड जो बहता है बंद वाहिकाओं में या वेसल्स के अंदर ही बहता है। फिर अगला क्वेश्चन है, संघ आर्थ्रोपोडा में उत्सर्जन होता है। ये भी बहुत क्वेश्चन आता है, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में बहुत ज़्यादा आता है, नीट वगैरह में। ये मेलपिगियन नलिकाएं, जो मेलपिगियन ट्यूब्यूल्स होती हैं, इनके द्वारा ही संघ आर्थ्रोपोडा के जंतुओं में उत्सर्जन होता है। फिर किन्हीं रोग वाहक कीटों के नाम बताइए, तो आप बता सकते हैं आसानी से कि एनाफिलीज जो मच्छर की प्रजातियां हैं, क्यूलेक्स, एडीज मच्छर। तो कौन कौन से, एनाफिलीज मच्छर, जैसे मादा एनाफिलीज होती है, देखा हुआ कि मलेरिया के ट्रांसमिशन में सहायता करती है, क्यूलेक्स ये आपका, और एडीज ये डेंगू ट्रांसमिशन में सहायता करते हैं। सबसे खास बात यह है मच्छरों की बेटा कि ये जो फीमेल्स होते हैं मॉस्किटोज में, वो ही रोग को ट्रांसमिट करते हैं, एक मनुष्य से दूसरे मनुष्य में या एक जीव से दूसरे जीव में ट्रांसमिट करते हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट है, प्राणी जगत का दूसरा सबसे बड़ा संघ कौन सा है, बता दें आपको, मोलस्का दूसरा सबसे बड़ा संघ है प्राणी जगत का, इसको आप याद रखिएगा। फिर नेक्स्ट पॉइंट है, जल संवहन तंत्र, वाटर वेस्कुलर सिस्टम किस संघ की विशेषता है। तो जिस संघ में आपकी तारा मछली, सितारा मछली आती है, स्टार फिश आती है, यानी कि काइनोडर्मेटा संघ की ये विशेषता है, जिसमें वाटर वेस्कुलर सिस्टम या जल संवहन तंत्र पाया जाता है। फिर नेक्स्ट यहाँ पे नाल पाद या ट्यूब फीड पाए जाते हैं, ये स्टार फिश में पाए जाते हैं, इसको आप याद रखिएगा। फिर अगला पॉइंट, ये बहुत क्वेश्चंस आता है, विभिन्न कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में भी आता है कि कूटपाद या पाधाव या स्यूडोपोडिया किस संघ के जंतु में पाए जाते हैं। कूटपाद, स्यूडोपोडिया या पाधाव किस संघ के जंतु में पाए जाते हैं। तो संघ प्रोटोजोआ हो गया, जंतु का नाम हो गया अमीबा। तो किस में पाए जाएंगे, अमीबा में पाए जाएंगे, इसको आप अच्छी तरीके से याद रखिएगा। ये सारे पॉइंट्स आप अपनी कॉपी पर लिखते भी रहिएगा। फिर नेक्स्ट है जो महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं उन्हीं को मैं लिखाऊंगा आपको, कि बैलोनोग्लोसस और सैकोग्लोसस किस संघ में रखे गए हैं। तो हेमिगार्डेटा एक संघ है, उसमें इनको रखा गया है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है, संघ कार्डेटा के 3 उपसंघों के नाम बताइए। तो बता देना है आपको, उप यूरोकार्डेटा, सिफेलोकार्डेटा और वर्टिब्रेटा। यूरोकार्डेटा, सिफेलोकार्डेटा तथा वर्टिब्रेटा, ये आपके संघ कार्डेटा के 3 उपसंघ हैं, उनको आप याद रखिएगा। फिर वर्ग, जो मत्स्य वर्ग है या फिशरीज का वर्ग है, उसमें कांडिकथीज एक वर्ग है, सब क्लास है, उसमें स्कालियोडान या कुत्ता मछली आती है, क्योंकि इसकी स्मेलिंग पावर बहुत ज़्यादा होती है स्कालियोडान की, इसलिए इसको डार्क फिश भी कहते हैं। कैसे कहते हैं, स्कालियोडान को कहते हैं। इसको आप अच्छी तरीके से याद रखिएगा बच्चों। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ग ऑस्ट्रिकथीज के उदाहरण कौन कौन सी मछलियां हैं, यानी कि जिन मछलियों में हड्डियां, बोन्स प्रेजेंट रहती हैं किसी न किसी फार्म में, तो उनको ऑस्ट्रिकथीज सब क्लास में वर्ग ऑस्ट्रिकथीज में रखा गया है। इसके उदाहरण क्या हो गए आपके, हिप्पोकैम्पस जिसे घोड़ा मछली या हार्स फिश भी बोलते हैं, और लेवियोर इसे रोहू मछली भी बोलते हैं, इसको आप याद रखिएगा। फिर पादप रहित उभयचर कौन से हैं, यानी कि ऐसे एम्फीबियंस कौन से हैं जिसमें पादाव या पैर नहीं पाए जाते हैं। तो इक्तायोफिश हो गया, इक्तायोफिश में पैर नहीं पाए जाते हैं, जैसे कि मेढक फ्रॉग में पाए जाते हैं, टोड में पाए जाते हैं, उसमें नहीं होते हैं।
फिर ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उस सरीसृप का नाम बताइए जिसके हृदय में 4 प्रकोष्ठ पाए जाते हैं, 4 चैम्बर होते हैं। तो बता दें आपको, मगरमच्छ या क्रोकोडाइल एक ऐसा सरीसृप जंतु है जिसके हृदय में 4 कक्ष पाए जाते हैं, जैसे कि मनुष्य में होते हैं, ठीक उसी तरह से इसमें भी पाए जाते हैं। बाकी अन्य किसी सरीसृप में 4 कक्षीय हृदय नहीं होता है। फिर ये भी बहुत इंपॉर्टेंट कि ना उड़ने वाले पक्षियों के नाम बताइए जो कि उड़ नहीं पाते हैं। तो आपका ऑस्ट्रिच या शुतुरमुर्ग हो गया। फिर कीवी, जिसको एप्टेरिक्स बोलते हैं, तो कीवी बच्चों कहाँ पाया जाता है? ये आपका न्यूजीलैंड में पाया जाता है कीवी पक्षी। ऑस्ट्रिच ये कहाँ हो गया? ये आपका अफ्रीकन जो कंटिनेंट है वहाँ पे आपका ये अफ्रीका महाद्वीप में पाया जाता है, सहारा मरुस्थल में मुख्यतः ये मिलता है। फिर नेक्स्ट आपका है स्तनधारियों के प्रमुख लक्षण आप बताइए। तो इसमें आप प्रेजेंस ऑफ मेमोरी ग्लैंड्स या जो स्तन ग्रंथियाँ होती हैं उसका पाया जाना, बॉडी पर हेयर का पाया जाना और कर्ण पल्लव या ईयर पिन्ना का पाया जाना, ये प्रमुख लक्षण है स्तनधारी वर्ग के जंतुओं के। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे स्तनधारी वर्ग के जंतु कौन से जो कि अंडे देने का काम करते हैं। देखिए बाकी ज़्यादातर बच्चे देते हैं, लेकिन कुछ होते हैं कि जो अंडे देने का काम करते हैं। तो बता दें आपको, एकिडिना या टैकिग्लोसस भी इसी को बोलते हैं, बत्तख चोंचा या आर्निथोरिंचस। तो आप याद रखिएगा, एकिडिना और आर्निथोरिंचस अंडे देने वाले यानी कि ओविपेरस मैमल्स हैं। फिर अविकसित शिशु को जन्म देने वाला कौन सा स्तनी है, कौन सा स्तनी जंतु है? तो कंगारू या मैक्रोपस जिसको बोलते हैं, तो ये ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है और दूसरा दक्षिण अमेरिकन कंट्री में भी ये पाया जाता है, कंगारू या जिसको मैक्रोपस बोलते हैं। ये क्या करता है कि इमेच्योर यंग वंश यानी कि नवजात शिशु को जन्म देता, कैसा इमेच्योर होता है? तो एक पाउच होता है जिसमें, जिसे हम बोलते हैं मार्सूपियम, मार्सूपियम के अंदर ही आगे का डेवलपमेंट होता है। फिर वायवीय स्तनधारी वर्ग के जंतु का नाम बताइए, यानी कि जो क्या करते हैं, उड़ने का काम करते हैं। तो चमगादड़ एकमात्र आपका कैसा एरियल मैमल्स है, यानी कि जिसमें उड़ने की क्षमता होती है। टेरोपस भी बोलते हैं चमगादड़ को, इसको आप याद रखिएगा। फिर जलीय स्तनधारी वर्ग के जंतु का नाम बताइए, यानी कि जो जल में रहने वाले हैं। तो वेल मछली या बेलेनोप्टेरा जिसको बोलते हैं, ये क्या है, जल में पाई जाती है। तो जलीय स्तनधारी वर्ग का जंतु हो गया। फिर नेक्स्ट आपको याद रखना है, यहाँ पर देखिए सारे पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण हैं कि ये बहुत देखिए पूछा आता है, जीएस में भी क्वेश्चन आपके ये आता है, इसको आप याद रखिएगा कि ऐसे क्रिया को क्या कहते हैं, घटना को क्या कहते हैं जिसमें जंतु प्रकाश उत्पन्न करते हैं। अर्थात जंतुओं द्वारा देखा होगा कि कुछ इंसेक्ट्स रात में चमकते हैं, जैसे जुगनू हो गया, अन्य इंसेक्ट्स हो गए, कुछ और जंतु भी होते हैं एरेनिकोला वगैरह, तो लाइट इमिट करते हैं, लाइट उत्सर्जित करते हैं, चमकते हैं। तो इस पर घटना को बोलते हैं जीव संदीप्त या बायोल्यूमिनेसेंस। अर्थात प्राणियों द्वारा प्रकाश उत्पन्न करने की प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, जीव संदीप्त या बायोल्यूमिनेसेंस, इसको याद रखिएगा। फिर समतापी जंतु कौन से होते हैं? अर्थात जिनके शरीर का आंतरिक जो टेम्परेचर होता है, आंतरिक तापक्रम कैसा होता है, नियत रहता है, तो समतापी जंतु कहलाते हैं। इनको वार्म ब्लडेड भी जंतु भी बोलते हैं और ये बदलते वातावरण के अनुसार अपने आप को ढाल लेते हैं। असमतापी जंतु कौन से होते हैं? इनको कोल्ड ब्लडेड जंतु भी बोलते हैं। तो इनके शरीर का तापमान बदलते वातावरण के अनुसार क्या होता है, बदलता रहता है। तो ये क्या करते हैं, इसीलिए एडजस्टमेंट नहीं कर पाते हैं एनवायरनमेंट में। देखा होगा कि आपने छिपकलियाँ हुए और सर्प हुए, इंसेक्ट्स हुए, ये आपको क्या होगा कि गर्मियों में बहुत ज़्यादा दिखाई पड़ेंगे, लेकिन जैसे ही सर्दियाँ शुरू होती हैं और तापक्रम ज़्यादा बढ़ता है तो ये सारे जंतु आपको दिखाई नहीं पड़ते हैं, क्योंकि ये सारे हाइबरनेशन में चले जाते हैं, तो ये आपको नज़र नहीं आते हैं। तो ऐसे ही जंतु कहलाते हैं असमतापी जंतु या कोल्ड ब्लडेड कहलाते हैं, इनको आप याद रखिएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर कि उभयलिंगी जंतुओं के उदाहरण बताइए। तो उभयलिंगी जंतु में आपको बता दें, यहाँ पे केचुआ, अर्थवर्म या जोंक जिसे लीच बोलते हैं, और फीताक्रम या टेपवर्म, तो इसको आप याद रखिएगा। फिर यहाँ पे हीमोसील किस संघ के जंतुओं में पाई जाती है या किस संघ में पाई जाती है? आर्थ्रोपोडा के जंतुओं में हीमोसील नामक गुहा पाई जाती है। फिर स्यूडोसील, ये भी क्वेश्चन बहुत आता है परीक्षाओं में कि स्यूडोसील गुहा
किस संघ के जंतु में पाई जाती है? तो निमेटोडा संघ के जंतुओं में पाई जाती है। जैसे एग्जाम्पल हो गया एस्केरिस में स्यूडोसील पाई जाती है, एस्केरिस। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। पक्षियों में ध्वनि उत्पादक अंग कौन से होते हैं? तो सायरिंग्स या सेरिंग्स बोलते हैं जिसको, ये ध्वनि उत्पादक अंग होते हैं पक्षियों में। अब देखा होगा कि जो स्तनधारी वर्ग के जंतु होते हैं वो ध्वनि उत्पादन का काम करते हैं। जैसे मनुष्य जो बोलता है, हम लोग बातचीत करते हैं, ध्वनि प्रोड्यूस होती है, तो उसके लिए क्या होता है? लैरिंग्स जिम्मेदार होता है। क्या? लैरिंग्स जिम्मेदार होता है, लिरिंग्स बोलते हैं जिसको, उसको आप याद रखिएगा। विषहीन सर्प यानी जिसमें पॉइजन नहीं पाया जाता है, आपका अजगर जैसे पाइथान बोलते हैं, दोमुही या एरिक्स जोहनी बोलते हैं जिसको, वो कैसे हैं? यानी कि उसमें विषहीन सर्प है, विष नहीं पाया जाता है। विषैले सर्प यानी जिसमें पॉइजन पाया जाता है बहुत ज़्यादा, तो आपका कोबरा हो गया, किंग कोबरा हो गया, पिट वाइपर हो गया, रसेल वाइपर हो गया, बहुत सारे ऐसे स्नेक्स हैं जिसमें कि विष पाया जाता है। छिपकली का वैज्ञानिक नाम आप याद रखिएगा, जंतु वैज्ञानिक नाम हेमीडेक्टाइलस आप याद रखिएगा। खरगोश का जंतु वैज्ञानिक नाम आप याद रखिएगा अरिक्टोलेगस क्यूनिकुलस आप याद रखिएगा। क्या? अरिक्टोलेगस क्यूनिकुलस खरगोश का जंतु वैज्ञानिक नाम। अब इसके अलावा देखेंगे आपका जो नेशनल एनिमल है क्या है? आपका टाइगर है, उसको टाइगर बोलते हैं, तो इसका टाइगर का भी आप जंतु वैज्ञानिक नाम याद रखिएगा। तो उसका नाम क्या हो गया कि इसको जो है पैंथेरा टिग्रिस भी बोलते हैं, या टिग्रिस टिग्रिस भी बोलते हैं, या फेलिस टिग्रिस भी बोलते हैं। तो आप इसको याद रखिएगा, टाइगर का जंतु वैज्ञानिक नाम या बाघ का जंतु वैज्ञानिक नाम आप याद रखिएगा। और इसके अलावा जो है आपका जो नेशनल बर्ड है क्या है कि मोर या पीकॉक है, उसका भी जंतु वैज्ञानिक नाम आप जरूर याद रखिएगा, पावो क्रिस्टेटस। पावो क्रिस्टेटस किसका जंतु वैज्ञानिक नाम है बच्चों? मोर का या पीकॉक का, जो कि हमारा नेशनल बर्ड है, राष्ट्रीय पक्षी है, उसका नाम जरूर आप याद रखिएगा। तो ये सारे महत्वपूर्ण पॉइंट्स हो गए हैं आपके 4th चैप्टर के, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है विभिन्न प्रकार के एग्जामिनेशन के लिए। अच्छी तरह से बच्चों आप इनको याद रखिएगा। हाँ, वीडियो को अधिक से अधिक आप शेयर करते रहिएगा ताकि अधिक से अधिक विद्यार्थियों तक इसका लाभ पहुँच सके, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि वीडियो आपको समय से मिलते रहें। और वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करते रहें। नेक्स्ट वीडियो में आप किसी चैप्टर के नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए सभी को जय हिंद।